everyone, welcome you all in the second part of the third essay of first unit of Approaches to Literature MA Part 2. So if you have not watched the very first part of it, then please go through that so that you can understand this part very well. तो अभी तक हमने ये स्टडी किया है कि एक बुक है जिसका नाम है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फील्ड में एक बुक है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, which was written in collaboration by two writers named Andrew Bennett and Nicholas Royal, and it was published in 1995. And as per 6th edition, this book has 41 chapters in it. ठीक है, इस बुक में 41 चैप्टर्स है और हमारे सिलेबस में उन्हीं 41 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर्स नेम्ड द बिगनिंग, रीडर्स एंड रीडिंग, द ऑथर एंड द टेक्स्ट एंड द वर्ल्ड को इंक्लूड किया गया है. ठीक है, तो अभी हम एक एक करके उन 4 चैप्टर्स को स्टडी कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस पे हैं. पहले 2 हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, बिगनिंग ऑफ रीडर्स एंड रीडिंग. अब हम थर्ड कर रहे हैं द ऑथर, जिसका एक पार्ट पहले पब्लिश यानी कि मैंने अपलोड कर दिया है. ठीक है, अभी इस पार्ट में हमने क्या समझना है. तो प्रीवियस पार्ट पे हमने स्टडी किया कि ऑथर जो ऐसे है ये मेनली इम्पॉर्टेंट या एम्फसाइज करता है रोल ऑफ ऑथर को, कि जब हमने किसी वर्क के मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करना है ना, कि ये किस तरह का वर्क है, इमोशनल वर्क है, रोमांटिक वर्क है, इंस्पिरेशनल वर्क है, क्या मेन मैसेज है, क्या मेन थीम है, ये कितने थीम्स हैं, या क्या मतलब निकलता है इस वर्क का. जब हमने ये सब स्टडी करना है, जब ये हमें समझना है, तो हमने जो इसको समझने के लिए, इसके मीनिंग को समझने के लिए, इसके थीम को समझने के लिए जो ऑथर है वो क्या रोल प्ले करता है, क्या वो कोई रोल प्ले करता भी है कि नहीं करता, ये क्वेश्चन है. और क्या रोल प्ले करता है ये भी क्वेश्चन है. और आखिर ऑथर कैसे रिलेट करता है वर्क से, या क्या उसको रिलेट करना वर्क से जब उसका मीनिंग फाइंड करना है, क्या सही है कि नहीं सही है. इन सभी क्वेश्चंस को हमने इस वर्क में, इस एस्से में डिस्कस करना है. और मेनली हमें ये समझना है कि जो ऑथर है वो मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते टाइम पे उसको नहीं इंक्लूड करना चाहिए. ठीक है, उसको नहीं इम्पोर्टेंस देनी है. ये इसका मेन मैसेज है. अगर मैं सिंपली बोलूँ तो मेन मैसेज इस एस्से का ये है. अब हमने अभी तक कितना स्टडी कर लिया है, हमने इसकी इंट्रोडक्शन स्टडी कर ली थी और हमने वो 2 टर्म्स को भी स्टडी कर लिया था, 2 नेम्स. पहले 2 नेम्स रोलैंड बर्थेस, जिन्होंने ऐसे लिखा था द डेथ ऑफ द ऑथर, है ना, जो कहता है कि जब किसी वर्क के मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके ऑथर को मत कंसीडर करो, कि मतलब उसको एज ए डेड ही कंसीडर करो, कि सिर्फ आपने वर्क को देखना है, उसके ऑथर को देखना ही नहीं है. ठीक है, पहली चीज़ ये थी. दूसरा नेम था माइकल फौकॉल्ट, जिन्होंने क्वेश्चन किया था ऑथर के ऊपर कि आखिर एक ऑथर कौन होता है, व्हाट इज़ एन ऑथर, क्या है ये एक ऑथर. तो उन्होंने बोला था कि एक ऑथर सिर्फ एक नेम नहीं है, एक सिर्फ राइटर नहीं है, बल्कि जो एक ऑथर होता है ना वो एक एज ए लेबल काम करता है. उसका नाम एक ब्रांड की तरह यूज़ होता है. उसका नाम एक फंक्शन प्ले करता है. वो फंक्शन क्या है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है जो कि हमें दिखाई देता है. जो हम किस तरह की बुक्स बाय करते हैं, हम कौन सी बुक बाय करते हैं, हम बुक बाय करते भी हैं कि नहीं करते हैं, या जब हम बुक बाय कर लेते हैं तो जब हम उसको समझना शुरू करते हैं तो हम कैसे उस बुक को उसके राइटर से कोलैबोरेट करते हैं, उससे रिलेट करते हैं. ठीक है, जैसे अगर एक शेक्सपियर की बुक मार्केट में है तो आप शेक्सपियर की बुक परचेज़ करोगे, ना कि किसी ऐसे राइटर की जिसका पता ही कुछ नहीं है या जो फेमस नहीं है. तो यानी कि जो राइटर का नेम है वो कहीं ना कहीं का ब्रांड है, कि इस राइटर, ऑथर, उसका नाम ये इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो वो कोई ना कोई रोल तो प्ले करता है. वो क्या फंक्शन प्ले करता है, तो वो एक कहीं ना कहीं बहुत एम्फसाइज करता है और रीडर्स को अट्रैक्ट करने में एज अ लेबल, एज अ फंक्शन वो प्ले करता है रोल. तो इसी ऐसे में एक, अब हम आगे स्टडी करते हैं. तो इसी ऐसे में एक नॉवल को डिस्कस किया गया है. वो नॉवल है J.D. सैलिंजर, एक राइटर हैं, उनका नॉवल है द कैचर इन द राय. इसको इंक्लूड किया गया है, तो हम इसको स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स रीड इट.
Jerome David Salinger, his full name, 1919 to 2010, was an American novelist and short story writer. He became very famous after writing The Catcher in the Rye in 1951. But after that, he became a very private and mysterious person. He stopped giving interviews and lived in isolation in New Hampshire, USA. His private life and silence made reader more curious about him. His novel The Catcher in the Rye follows main character Holden Caulfield for a few days after he is expelled from a boarding school. He wanders alone in the New York City, meets different people, reflect on his life. He is confused, depressed, angry, and sensitive person. He hates the funny, fake world of adults and full of lonely and feels lonely. The title refers to a dream he has about saving children from growing up. He want to be the catcher in the rye who saves innocent kids from falling into adulthood. तो सिंपली एक्सप्लेन करती हूँ. एक राइटर है, अमेरिकन राइटर, नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, जिनका नाम है जेरम डेविड सैलिंजर. तो उन्होंने ना एक 1951 में एक नॉवल पब्लिश करी थी जिसका नाम था द कैचर इन द राय. आपको ये नॉवल एक बार रीड आउट कर लेना है आपने, सो दैट आप इसको और अच्छे से समझ सको. तो ये जो नॉवल है ये बेसिकली क्या है, ये एक ऑटोबायोग्राफी काइंड ऑफ है. कि मतलब इसमें काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी है क्योंकि इसमें एक बॉय की स्टोरी बताई गई है. ठीक है, उसमें उसी के बारे में सारा जिक्र है, स्टोरी उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है. तो हम इसको एज अ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो इसमें एक जो मेन कैरेक्टर है वो है हॉल्डन कॉफील्ड, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल में स्टडी करता होता है. पर किसी कारण उसे निकाल दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है उसके बोर्डिंग स्कूल से. और वो घर ना जाकर, अपने घर जैसे ही उसको निकाल दिया, वो घर ना जाकर न्यूयॉर्क सिटी में वॉन्डर करना स्टार्ट कर देता है. मतलब कि यहाँ वहाँ फिरना शुरू कर देता है और वो अलग अलग लोगों से मिलता है. वो ऑब्जर्व करता है कि कैसे ये दुनिया कितनी फेक है, कि जो अडल्ट लाइफ है कितनी फेक है. लोग मुस्कुराते हैं, इवन वो पेन में होते हैं. मतलब बहुत सी चीज़ों से वो मिलता है, बहुत चीज़ें वो सीखता है. तो अगर आप इस नॉवल को अच्छे से स्टडी कर लोगे फिर आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकोगे. तो बेसिकली वो ऐसे ही कुछ है कि जब वो फिर रहा होता है ना, स्कूल से निकाल दिया है, अब न्यूयॉर्क सिटी में वो फिर रहा होता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग चीज़ें ऑब्जर्व करता है, देखता है कि जो अडल्ट लाइफ है वो कितनी बोरिंग है, कितनी कंफ्यूजिंग है, कितनी एक फेक है. ठीक है, तो उसका एक ड्रीम है. अब उसका एक ड्रीम होता है. उसका ड्रीम क्या है कि वो बनना चाहता है जो इनोसेंट बच्चों को एडल्टहुड में जाने से रोकेगा. द कैचर इन द राय, इस टाइटल का ये मतलब है कि वो इनोसेंट बच्चों को एडल्ट नहीं होने देगा, उस एडल्टहुड में जाने नहीं देगा. क्योंकि उसको लगता है कि जो एडल्टहुड है वो एक फेक दुनिया है, एक लोनली दुनिया है, एक कंफ्यूजिंग कॉम्प्लेक्स दुनिया है. ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने बता दिया है इस नॉवल के बारे में. अब इस वर्क को इस ऐसे में क्यों इंक्लूड किया गया है हम वो स्टडी करेंगे. The essay was Salinger's novel. The essay uses Salinger's novel The Catcher in the Rye to show that how authorship creates mystery and obsession. The novel is narrated by Holden Caulfield, a teenager who sounds very real, but Salinger, the author, refused to talk to the public, never explained the novel, and lived in isolation. The silence made people more curious about the readers and tried to connect Holden's views to Salinger's life. This shows how people always search for the author behind the voice, even when the author doesn't want to be found. तो सिंपली समझते हैं कि जब ये नॉवल मार्केट में आई ये बहुत फेमस हो गई. ये बेसिकली लिखी गई थी एडल्ट लोगों के लिए, लेकिन इसको मोस्टली स्टडी किया टीनेजर्स ने. ठीक है, यंग किड्स ने इसको ज़्यादा स्टडी किया. अब जब ये नॉवल पब्लिश हुई तो बहुत फेमस हो गई. अब जो रीडर्स थे वो जानना चाहते थे कि आखिर इसका राइटर कौन है. राइटर ऑथर रिलेट हो गया है ना. तो वो जानना चाहते कि आखिर इसका ऑथर कौन है और एक्चुअली में जो ये वर्क है ये उनके अकॉर्डिंग क्या है. कि उन्होंने क्योंकि वो इससे पहले बहुत इंटरव्यूज़ देते थे, अपने वर्क के बारे में समझाते थे, पर जब ये वर्क उन्होंने पब्लिश किया तो इसको पब्लिश करने के बाद वो एकदम से काइंड ऑफ चले गए है ना, मिस्टीरियस लाइफ वो
स्पेंड करने लगे। उन्होंने इंटरव्यूज़ देना बंद कर दिया और अपनी लाइफ आइसोलेशन में निकाल दी। उन्होंने कभी इस वर्क का ज़िक्र नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी चीज़ को हाइड करते हो, उसको नहीं बताते, उसका ज़िक्र नहीं करते, तो रीडर्स के मन में ज़्यादा क्यूरोसिटी आती है। इंस्टेड ऑफ कि आपने बता दिया कि हाँ ये वर्क इस चीज़ के बारे में है, तो वो इतना नहीं सोचेंगे। पर इस वर्क में क्या हुआ कि राइटर ने कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, इंटरव्यूज़ नहीं दिए, कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो ऐसे में जो रीडर्स थे वो सर्च करने लगे कि इसका ऑथर कौन है। उन्हें तो पता था कि J.D. सैलिंजर इसका ऑथर है, लेकिन वो ये जानना चाहते थे कि आखिर इस वर्क के बारे में ऑथर्स के व्यू क्या है, कि ऑथर इस वर्क के बारे में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये रिलेट करता है। आगे, author as fiction. The essay argues that the author is not simply a real person but a kind of fiction. Even when we know the name of the author, we imagine what kind of person they were, guess their beliefs, feelings, and intentions, try to make the text to their life. But all of the answer is construction. We create a version of the author in our minds. So the essay suggests the author is both there and not there. Importance of the authors today. आगे study करते हैं. Even though literary theory says that the author does not control meaning, authors are still marketed like celebrities. Authors' names are used to sell books, give status, or create authority. Students and critics still study authors' biographies, so the author is not dead in the real world, but how we understand authorship has changed. To conclude, the essay asks us to think critically about the author. The author is not just a person who wrote the book, but the idea of the author is shaped by the culture, theory, and reader expectation. We should focus more on the text and the act of reading rather than trying to find out the true meaning based on the author. तो ऑथर एज फिक्शन का क्या मतलब है, किसका ये मतलब है कि जब हमें पता लग जाता है या हमें पहले तो पता नहीं होता कि अगर हमें नहीं पता है कि राइटर कौन है, तो हम उसके नेम से आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह का इंसान है ना। उसका नेम जो साउंड करेगा, अगर वो बहुत मॉडर्न साउंड करेगा तो हम कहेंगे कि ये ज़रूर एक मॉडर्न राइटर ने लिखा होगा, है ना। पर अगर हम उस राइटर को जानते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, है ना। उसके कल्चर को स्टडी करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वाज, व्हाट काइंड ऑफ कल्चर ही वॉज ब्रॉट अप, है ना। हम उसको स्टडी करेंगे, उसकी ऑटोबायोग्राफी, उसकी बायोग्राफी स्टडी करेंगे बेसिकली, और उसके बाद उसके लिखे हुए वर्क को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो ऑथर, अब हम जो सोचते हैं वो एक फिक्शन होगा, वो एकदम सही नहीं होगा, क्योंकि जो रियल ऑथर है, जो रियल उसके बिलीव्स हैं, वो तो सिर्फ ऑथर को ही पता है ना। आप तो सिर्फ एक आइडिया लगा रहे हो कि ऑथर ये सोचता होगा, ऑथर ऐसे उसका ये लिखने का पर्पस रहा होगा। तो ऑथर कहीं ना कहीं एक फ़िक्शन है, वो फिक्शन है जो कि हम उसके कल्चर को देख के, उसके बाकी लिखे हुए वर्क्स को देख के एक आइडिया लगाते हैं, ओके। जबकि रियल वर्ल्ड में ऑथर रियल है, पर एक फिक्शनल ऑथर है। फिक्शनल ऑथर कौन है, जो हम आइडिया लगाते हैं कि आखिर इस वर्क का ऑथर क्या सोच रहा होगा इस वर्क को लिखते हुए, है ना। हम स्टडी करके उसके बारे में एक बिलीफ बना लेते हैं, तो वो ऑथर एज अ फिक्शन हो गया। अब एक ऑथर रियल वर्ल्ड में है जो कि रियल है, ओके। एक मेन मैसेज क्या है, द ऑथर इज़ बोथ देयर एंड नॉट देयर। इसका मतलब ये है कि हमें पता तो है कि ये वर्क है, शेक्सपियर ने लिखा है, तो हम कहेंगे द ऑथर इज़ देयर। लेकिन अब हम उस शेक्सपियर के लिखे हुए वर्क को स्टडी करके उसके बिलीव्स का आइडिया लगा लेंगे, जो कि सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑथर इज़ देयर, हमें पता तो है कि ऑथर कौन है, लेकिन एंड नॉट देयर, पर नॉट देयर पर ऑथर वहाँ नहीं है, क्योंकि उसके रियल बिलीव्स क्या हैं क्या नहीं है हमें क्या पता, हम तो सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है। वो तो एक एजम्पशन है ना। सो द ऑथर इज़ देयर बट नॉट देयर। तो कॉन्क्लूड कैसे करना है कि आपने जब भी किसी वर्क को स्टडी करना है तो आपने इम्पॉर्टेंस देनी है, किस चीज़ को इम्पॉर्टेंस देनी है, तो वर्क को इम्पॉर्टेंस देनी है, ठीक है। राइटर इम्पॉर्टेंट है, उसकी बायोग्राफी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो वर्क क्या कहता है, वर्क की मीनिंग वो क्या है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रेडिशनल व्यू क्या था कि राइटर इम्पॉर्टेंट है, उसके व्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, पर मॉडर्न व्यू क्या है कि नहीं, राइटर व्यू
ट्रेडिशनल राइटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ज़रूर है क्योंकि उसने वर्क लिखा है, उसका नेम एज अ लेबल यूज़ होता है, एज अ ब्रांड यूज़ होता है, पर जब हमें मीनिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें सिर्फ उसे वर्क को देखना है। तो यहाँ पे हम इस ऐसे को फिनिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू।